हॅलो गाईज, नमस्कार मित्रांनो. अक्षापूर अकॅडमीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. चला तर मग आपण एक नवीन सिरीज, आज एक नवीन लेक्चर स्टार्ट करूया जॉग्राफीबद्दल बोलताना थोडंसं आपण पेपर स्ट्रॅटेजीबद्दल बोलूया. कसं आपण अभ्यास करायला पाहिजे, कुठल्या सब्जेक्ट फोकस करायला पाहिजे, है ना. PT आणि मेन्सचा अभ्यास करताना कसं आपण दोघांना टायमिंग द्यायला पाहिजे. मग इंटरव्ह्यू आणि करंट अफेअर हे वाचताना कसं आपण न्यूज़पेपर वाचायला पाहिजे, हे थोड़े से 2 मिनटात संपूया, मग अपन लगेच पुढे जाऊया. ओके फ्रेंड, तो हम लोग आज क्या करते हैं पता है, थोड़ा बहुत हम लोग सब्जेक्ट वाइज और स्ट्रैटेजी देख लेते हैं. PT और मेंस के साथ साथ में पढ़ाई कैसे होना चाहिए, उसके साथ ही जो UPSC क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके कुछ वर्ड्स वो मेंशंस किए हुए होते हैं. उनके मेंशंस किए हुए वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है और कैसे पेपर राइट करना होता है, ये थोड़ा सा मैं 2 मिनट में ख़त्म करके फिर हमारा जो ज्योग्राफी सिलेबस है वो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिए अगर PT की बात करूं मैं अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, ओके, PT की, तो आपको मैक्सिमम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के NCERT पढ़ना है. ओके, ये पढ़ना है. इसके साथ साथ जब आप पढ़ोगे एक बार ये NCERT के बुक्स पढ़ोगे, उसके साथ साथ आपको इतना तो पता चलेगा कि मेंस का भी थोड़ा बहुत आपका हो जाएगा. मीन्स 50% आपको पता चलेगा कि क्या मेंस में किस तरह से सवाल आते हैं. उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर लेकर ये देख लीजिए कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो थोड़ा सा आप राइटिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए. अगर राइटिंग करने की प्रैक्टिस आप लोग करते हो तो कुछ भी नहीं होते, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये मेंस राइटिंग की स्किल आपको डेवलप हो जाएगी. ओके, और उसके बाद जिस तरह से मैंने बोला था सब्जेक्ट वाइज, अब जब सिर्फ आप ज्योग्राफी पढ़ रही हो तो सिर्फ NCERT ही पढ़ लो पहले, फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो NCERT ही पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी की सब NCERT पढ़ लो. ये जब पूरा सब्जेक्ट वाइज आप करोगे मॉड्यूल्स वाइज, तो फिर उसके बाद आप मेंस पे फोकस कर दो. मैक्सिमम जब भी UPSC एस्पिरेंट है तो मैक्सिमम PT प्लस मेंस का ही देखते हैं. पहले वो मेंस की प्रिपरेशंस करते हैं, ओके, मेंस का सिलेबस लेकर, फिर बाद में जितना मेंस में वो सब्जेक्ट पूरा कवर हुआ है पढ़कर, फिर वो प्रीलिम पे लास्ट के 2 मंथ्स क्वेश्चन पेपर PT का मॉक टेस्ट सॉल्व जैसे वो किया करते हैं, उसके बाद वो PT पे फोकस करते हैं. ओके, ये समझ में आ गया आपको. तो करंट अफेयर तो हमको करना ही करना है. कोई भी एक न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो, ओके, या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी एक पेपर हमें पढ़ना है. बस 1 आवर्स या 1.30 1.5 घंटे के ऊपर ये न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है. पहले आप में कुछ समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि क्या पढ़ना है. जैसे जैसे आप धीरे धीरे 3-4 मंथ पढ़ते जाओगे, 2 मंथ में फिर आपको आर्टिकल सीरियल पता चलेगा. ओके, ये उनके वर्ड्स हैं जो UPSC बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है. ये थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा वर्ड्स. आप कितने भी UPSC के क्वेश्चन पेपर मेंस के पिकअप करोगे तो ये आते ही आते हैं. ओके, तो चलिए हमारे नेक्स्ट सीरीज पे स्टार्ट करते हैं हम लोग. हमने लास्ट टाइम पूरा हिस्ट्री का सिलेबस हमने देख लिया था. ओके, हिस्ट्री का सिलेबस हमने देख लिया है. अभी हम लोग क्या करेंगे, GS1 का ही जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उस पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं. ओके, ये पूरा GS1 पेपर का सिलेबस है. हमने ये इंडियन कल्चर देख लिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देख लिया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देख लिया, सोसाइटी का हम लोग देख लेंगे. ओके, इतना हमने हिस्ट्री वाला जो भी पार्ट है वो हमने पूरा माइंड मैप के हिसाब से हमने पूरा देख लिया है सिलेबस. ओके, आज हम ज्योग्राफी पे देख लेते हैं. ज्योग्राफी का सिलेबस के ये इनके कंटेंट है. डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, उसके बाद साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, फिर उसके फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लोकेशंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं. इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं. आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, साइक्लोनिक आ रहा है. ओके, ये देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग फ्यूचर्स ऑफ द इंडियन, देयर द लोकेशन चेंज, क्रिटिकल जियोग्राफिकल फ्यूचर्स, ये सब हम लोग देख लेते हैं. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये 4 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें पढ़ना होता है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होता है, ये इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की हमें पढ़ना होता है. ओके,
हाँ, उसके बाद जियो फिजिकल फेनोमिना, नेचुरल रिसोर्स, ये पॉइंट हम यहाँ कवर करते हैं, मगर इतने पॉइंट यहाँ पे ज्योग्राफी सिलेबस में है, इतना सब दिए हुए हैं। मीन्स उन्होंने सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया बोला है, हम लोग ये पूरा देख लेते हैं। ओके, उस हम अगर ज्योग्राफी वर्ल्ड की ज्योग्राफी बात करते हैं, डिविजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, पहले जब अपना एक इंडिया था, मीन्स पूरी जो अर्थ थी, ये एक पूरी सर्कल अर्थ हुआ करती थी। ओके, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, जैसे अपना एक इंडिया है। ओके, इंडिया में आपको एक डायग्राम में काट के दिखा दूंगा। ये पूरा मीन्स इंडिया का हमें पूरा ध्यान दे के पढ़ना होता है। ओके, ये सब हमें देखना जरूरी है। समझ लीजिए, ये पूरा वर्ल्ड है। ओके, कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, फिर ये कैसे कॉन्टिनेंट डिविजन्स हो गए, पहले एक साथ था। पहले हम यहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ओके, पूरे प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के बाद जैसे इंडिया डिवाइडेड हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड हो गया, साउथ अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। साथ साथ इंडिया के बारे में वर्ल्ड का दोनों भी देख लेते हैं। फिर क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो गया, मानसून्स का हम लोग देखते हैं, ड्राइट देखते हैं, पूरे ये क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर आता है। लैंडफॉर्म किस तरह से लैंडफॉर्म क्रिएट हो गई, ये सब हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं। वेजिटेशन एंड रिसोर्स, क्या क्या वेजिटेशन हैं, रिसोर्स क्या है, ये सब हम लोग ये वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया का भी देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। हमने ऊपर जो पॉइंट देखे हैं लास्ट स्लाइड में, वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी हमें लैंडफॉर्म भी देख लेते हैं। फिर माउंटेन, किस तरह से माउंटेन क्रिएट हुआ है ना। सबसे बड़ा जैसे अभी इंडिया का माउंट एवरेस्ट वगैरह, मीन्स माउंट एवरेस्ट वगैरह, इंडिया का K2 वगैरह, ये सब हम लोग देख लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। फिर नॉर्थ ईस्टर्न क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्थ माउंटेन, ईस्टर्न माउंटेन, हिमालय के बारे में बात चल रही है। ये पूरी हिमालय के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ओके, हिमालय के साथ साथ अपना नॉर्थ हिमालय, जो उत्तर में जो हिमालय, उसके बारे में। ईस्टर्न हिमालय के मीन्स बोले तो अपना जो अरुणाचल प्रदेश से लेके म्यांमार तक का जो पार्ट होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। ओके, उसके बाद क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट के अंदर हम देखेंगे तो हॉट, वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल मानसून्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मीन्स ट्रॉपिकल है। फिर सवाना सुदान क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी में जो मानसून्स आता है, उसके बारे में, क्लाइमेट में क्या चेंजेस होते हैं, ये हम लोग ये पूरे पार्ट्स में हम लोग देख लेंगे। ओके, सिर्फ आप ये सिलेबस है, सिलेबस पे, कंटेंट पे फोकस कर दीजिए, पॉइंट्स पे फोकस कर दीजिए। ओके, फिर हम लोग एटमॉस्फेयर पे देख लेते हैं। जैसे विंड सिस्टम हो, क्लाउड्स किस तरह से क्रिएट होकर बारिश आती है, विंड सिस्टम कैसे क्लाउड्स बनने सपोर्ट करती है, क्लाउड्स के टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, ये भी हम लोग देख लें। फिर प्रेशर बेल्ट मानसून्स में कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर ओशंस में प्रेशर बेल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर जैसे अभी वहाँ पे ओशंस करंट होता है, ओशंस करंट में प्रेशर बेल्ट का वर्क क्या होता है, ये सब जितनी भी जानकारी है हम लोग देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो सैलिनिटी देखते हैं, ओशंस रिजिड देखते हैं, ओशन करंट के बारे में देखते हैं। फिर सैलिनिटी मीन्स इतना क्षार कैसे है, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के, तो प्राइमरी इंडस्ट्रियल हमने देखा था, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल देखे थे, यहाँ टर्शियरी होना चाहिए, थोड़ा सा भूल गए मैं। ओके, जितने भी इंडस्ट्रियल है उसके नेचुरल रिसोर्स, खनिज संपत्ति वगैरह जो होते हैं, वो नेशनल फैक्ट्रीज जो होते हैं, सब हम लोग इस पार्ट में देख लेते हैं, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ओके, दूसरी बात करते हैं ज्योग्राफिकल फिनोमिना की। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जैसे अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, वल्केनिक हो, साइक्लोन हो। अभी अर्थक्वेक के क्लासिफिकेशन से हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप्स के अर्थक्वेक होते हैं, प्राइमरी अर्थक्वेक, सेकेंडरी अर्थक्वेक क्या होता है, इनके ओरिजिन्स के बारे में बात करते हैं, इनके कॉजेस कहाँ पर कॉजेस होता है, कॉजेस होने के बाद उसको एपिसेंटर वगैरह किस तरह से होता है। फिर लोकेशन सभी
अर्थक्वेक की लोकेशंस देख लेते हैं कहाँ पे है। ओके, रेड जोन्स में वगैरह वो आता है। उसके बाद हम सुनामी की बात करते हैं, सुनामी किस तरह से ओरिजिन्स होती है, एक दोनों को इंटरकनेक्ट करते हैं। अर्थक्वेक होने से सुनामी होती है, उसकी ओरिजिन्स किस तरह से होती है ये हम लोग देख लेते हैं। फिर कॉजेस, फिर लोकेशंस, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, आपने बहुत बार इम्पैक्ट्स भी उसका देख लिया होगा। ओके, फिर वल्केनिक के टाइप्स क्या है, उसके डिस्ट्रीब्यूट क्या है, ये सब हम लोग देख लेंगे। ओके, जैसे हम लोग प्रॉपर सिलेबस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद साइक्लोन क्या है, साइक्लोन को अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे अभी तत्व साइक्लोन अभी आके गया हुआ है, उसके बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन के टाइप्स कितने हैं, साइक्लोन किस तरह से ओरिजिन्स होता है, उसमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, ये जितने भी फेनोमेना है, फिजिकल फेनोमेना, इसका पूरा हम लोग साथ में देख लेते हैं। बस मैं आपको एक सिलेबस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, उतना ही आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि ज्योग्राफी के सिलेबस में उन्होंने जो भी मेंशंस किया हुआ है यूपीएससी ने सिलेबस में, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर मैं बात कर दूँ, ओके, डेमोग्राफी क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या है, सेंसस क्या है, ये ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनसंख्यिक, शहरीकरण और जनगणना, हर 10 साल में जनगणना होती है, अभी 2021 की डिक्लेयर हो जाएगी। ओके, इसके बारे में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिकल ज्योग्राफी मीन्स एग्रीकल्चर बेस क्या है, मिनरल रिसोर्स जो हमने देखा था खनिज साधनों में। उसके बाद साथ साथ अपना पूरा जो लोकेशंस है मिनरल रिसोर्स का वो देख लेते हैं। उसके ऊपर ही हम लोग इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशंस हुआ है, इंडस्ट्रियल हमने स्टार्ट किया, वो देखेंगे। फिर एनर्जी सोर्स के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। ओके, उसके बाद ये पूरा माइंड मैप है ज्योग्राफी का, ये आपके पास रख लीजिएगा आपको समझ में आने के लिए। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मग मित्रांनो, आपण आत्ता मगाशी बघितलंय सगळं। ओके, थोडंसं आपण मराठीमध्ये पण बघून या। हे ज्योग्राफीचा GS1 मधला जो ज्योग्राफीचा पार्ट आहे ना, आपण इंडियन हेरिटेज म्हणजे हिस्ट्रीबद्दल बघितला होता, आपण थोडंसं आता ज्योग्राफीबद्दल बघूया। ओके, आपण हिस्ट्रीमध्ये इतिहासबद्दल पूर्ण बघितलं आहे, आपण थोडंसं आता भूगोलबद्दल बघूया। भूगोल जर बघायचं असेल सगळं, तर अगोदर आपण काय करूया माहिती आहे का, त्याचे नॅचरल रिसोर्स काय काय आहेत वर्ल्डमध्ये आणि इंडियामध्ये, आणि आपलं जे लोकेशन्स आहे साऊथ एशियामध्ये त्याबद्दल बघूया, इंडियन सब कॉन्टिनेंटबद्दल बघूया। ओके, मग त्यामुळे आपलं इंडस्ट्रीजबद्दल बघूया, आहे ना, कारखानदारीबद्दल बघूया, प्रायमरी काय, सेकंडरी काय, टर्शियरी इंडस्ट्रीज काय, ते सगळं आपण बघूया। हे जे 4-5 पार्ट आहेत ते ज्योग्राफीवरती डिपेंड आहेत। आपण जगाचं पण बघूया, इंडियाचं पण बघूया, फिजिकल बघूया। ओके, सगळं बघत बसूया। ओके, आता सध्या स्टार्ट करूया। त्यानंतर आपण वर्ल्ड ज्योग्राफीबद्दल बघितलं तर आपण प्लेट टेक्टॉनिक थेरी ह्यामध्ये आपण बघणार आहे। ओके, प्लेट टेक्टॉनिक थेरी, हे जर आपण प्लेट टेक्टॉनिक थेरी बघितली तर मग आपल्याला समजेल की आपल्या इंडिया म्हणा, साऊथ आफ्रिका म्हणा, हां क्या, आफ्रिका कॉन्टिनेंट म्हणा म्हणजे खंड म्हणा, त्यानंतर अमेरिका खंड, नॉर्थ खंड, साऊथ खंड, मग ऑस्ट्रेलिया, हे जे आहे ते पहिले कसे होते त्याबद्दल थोडंसं ह्या पूर्ण माहिती घेऊया आपण इंडियाबद्दल आणि वर्ल्डबद्दल। मग क्लायमेट बघूया वर्ल्डचं कसं आहे, इंडियाचं कसं आहे, मग ते जमीन कशी तयार होती ह्याबद्दल आपण थोडीशी माहिती घेऊया, है ना। जमीन तयार होण्यासाठी काय काय गोष्टी लागतात, काय काय गोष्टी अवलंबून आहेत, ह्या गोष्टी आपण हे पूर्ण ह्यामध्ये बघूया। मग त्यांचे रिसोर्स काय आहेत, त्यांचे व्हेजिटेशन्स काय आहेत, हे सगळं पार्ट आपण बघूया। त्यानंतर जर बघायचं झालं, आपण वरचे जे 4-5 पॉईंट बघितले ते इंडिया आणि वर्ल्डमध्ये पण लागू होतात। त्यानंतर जर आपण हिमालयाबद्दल जर बघायचं झालं, ओके, हिमालयाबद्दल झालं तर आपलं जो वरचं हिमालय आहे ना, उत्तर हिमालय है ना, हिमालयाबद्दल बघूया। त्यानंतर ईस्टर्न हिमालय जे अरुणाचल प्रदेशचं जे पार्ट आहे ना, जे असं आलेलं अरुणाचल प्रदेशचं पार्ट आहे आणि ते म्यानमारपर्यंत गेलेलं आहे, त्या पूर्ण आपण ह्यामध्ये अभ्यासूया। मग त्यामध्ये काय काय झालं आहे, कसं ते क्रिएट झालं आहे, 33C कसं झालं, 33Cमुळे कसं निर्माण झालं, ते आपण प्लेट टेक्टॉनिक थेरीमध्ये बघूया। त्यानंतर त्यावेळेचं क्लायमेट काय होतं, कसं क्लायमेट चेंजेस झाले, सॉरी, हॉट काय होतं, वेट इक्वेटोरियल काय आहे, ट्रॉपिकल मान्सून्स काय आहेत,
ह्यामध्ये कसं येते सवाना आणि मेडिटेरेनियन सीमधले पण पाऊस आपल्याकडे येतो, हे सगळ्या गोष्टी आपण बघूया. ॲटमॉस्फिअर भरताना विंड सिस्टीम बघूया, क्लाउड्स कसं टाईप्स ऑफ द क्लाउड्स बघूया, म्हणजे आपण ढग म्हणतो ना, ढगचे टाईप्स बघूया, ढगचे टाईप्स कसं निर्माण ढग्स होतात, त्याला प्रेशर बेल्ट किती इम्पॉर्टंट आहे, या एकमेकांवरती कसं डिपेंडेंट आहेत, हे सगळं आपण ॲटमॉस्फिअरमध्ये शिकणार आहे. त्यामध्ये हायड्रोस्फिअर, ओशन्स बघू, त्याची क्षारता क्षारता कशी आहेत, काय नाही आहेत, ओशन्स करंटबद्दल बघूया, ओशन्स करंटबद्दलच आपण क्लाउडचं बघू, विंड. मग हे जे पूर्ण सिलेबस आहे ना, एकमेका रिलेटेड आहेत. फक्त तुम्ही पॉईंट बघा. आता हे मत सांगू नका की सर व्यवस्थित एक्सप्लेन करा. आपण जसं प्रॉपर सिलेबस बघू ते आपण प्रॉपर पॉईंट टू पॉईंट घेऊच या. फक्त हे तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजे की हा आपल्याला हे जॉग्राफीमध्ये हे पार्ट बघायचे आहेत. ओके. त्यामध्ये नॅचरल रिसोर्स खजीन साधन संपत्तीमध्ये जर बघायचं असेल तर प्रायमरी इंडस्ट्रीज कुठल्या आहेत, सेकंड इंडस्ट्रीज कुठल्या आहेत, टर्शरी थर्ड इंडस्ट्रीज कुठल्या आहेत, हे सगळं आपण ह्यामध्ये नॅचरल रिसोर्समध्ये बघूया. ओके. त्यानंतर जर जॉग्राफीमध्ये जर बघायचं झालं फेनॉमेनामध्ये जे भूकंप होत आहे, भूकंपचे आपण क्लासिफिकेशन बघूया, भूकंपचे टाईप्स बघूया. ओके. किती टाईपचे आहेत, त्यामध्ये पण त्याचे प्रायमरी काय, सेकंडरी काय आहेत. ओके. मग ते कुठल्या कुठल्या पार्टमधून पास होतं आहे त्याचं वेव्ज बघूया. आणि जिथं भूकंप क्रिएट होतो त्याला काय म्हणतात, एपिसेंटर म्हणतात, फोकस म्हणतात, हे सगळे गोष्टी आपण इथं बघूया. त्यांचे लोकेशन बघूया, जगामध्ये कुठं आहेत, भारतामध्ये कुठं आहेत. ओके. त्यानंतर आपण सुनामीमध्ये बघितलं की मोठे मोठे लाटा सुनामी येतात ना, त्याबद्दल आपण इथं माहिती घेऊया. त्याचे ओरिजिन्स कसं होतात सुनामीचे, कारण अर्थक्वेक झाल्यामुळं किंवा वॉल्कॅनिक झाल्यामुळंच सुनामी येतात. ते त्याचे कॉजेस काय आहेत, त्यांचे ओरिजिन्स बघू, त्यांचे सध्या लोकेशन्स बघूया, त्यांचे इम्पॅक्ट्स काय काय, डिझास्टर मॅनेजमेंट इम्पॅक्ट आपण ह्यामध्ये बघूया. त्यानंतर वॉल्कॅनिकचे टाईप्स किती आहेत, वॉल्कॅनिकचे टाईप्स आपण बघूया. ओके. त्यांचे डिस्ट्रीब्युशन्स बघूया. मग सायक्लॉन, आता परवा जे मागच्या महिन्यातच सायक्लॉन आलं तर त्यांचे ओरिजिन, सायक्लॉन कसे क्रिएट होती, सायक्लॉन येण्यासाठी काय काय कारणं आहेत. ओके. कुठला बेल्ट आहे, म्हणजे कुठलं लो प्रेशर, हाय प्रेशर्स लागतात, त्यामुळे सायक्लॉन येतात, काही सगळ्या गोष्टी आपण ह्यात बघूया. ओके. त्यानंतर ह्युमन जॉग्राफी बघू. ह्युमन जॉग्राफीमध्ये डेमोग्राफी, जनसंख्या बघू, अर्बनायझेशन शहरीकरण, ग्रामीणीकरण म्हणजे गावातलं बघूया, सेन्सेस बघूया, प्रत्येक 10 वर्षामध्ये जे सेन्सेस जनगणना होती त्याबद्दल बघूया. इकॉनॉमिक जॉग्राफीमध्ये ॲग्रिकल्चर्स आपल्या इंडियामध्ये खूप गरजेचं आहेत. ओके. त्यानंतर मिनरल रिसोर्स, खनिज संपत्ती, इंडस्ट्रीयल हितच असतात, हे बघूया. ओके. हे सगळे जे पॉईंट्स आहेत जॉग्राफीमध्ये, हे UPSCचे मेनचे पॉईंट्स आहेत, आपण हे क्लिअर कवर करूया. हे त्याचं आहे, तुम्ही हे काढून घेऊ शकता. दुसरी गोष्ट, जॉग्राफीमध्ये जर वाचायचं असेल तर कुठले पुस्तक वाचायचं ते आपण बघूया. क्लास 6, 7th, 8th, 9th आणि 10th हे सगळं पूर्ण जॉग्राफीचे पुस्तक म्हणजे NCERT वाचणे गरजेचं आहेत. त्यामध्ये आपण जे आत्ता सिलेबस बघितले ते पूर्ण कवर होईल. हे त्यामध्ये तुम्हाला इन्व्हायरमेंट बघा, रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट बघा, कॉन्टेम्पररी ऑफ द कॉन्टेम्पररी इंडियन पार्ट 2. ओके. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल जॉग्राफी आणि इंडियन फिजिकल जॉग्राफी, हे 2 खूप गरज आहेत. हे वाचलं तर हे वाचणं आहे ते पूर्ण इंडियाबद्दल थोडंसं तुम्हाला कळेल. त्यानंतर हे 2. त्यानंतर जर तुमच्याकडं न्यू किंवा जुनं ह्यामध्ये काय फरक लागत असेल तर असं काय नाही आहे, तुम्ही जुनं पण वापरू शकता किंवा नवीन पर वापरू सकते हैं. ओके फ्रेंड, आपको समझ में आ गया है? हम लोग यहाँ तक देख लिया था. अभी हम लोग ये बात करेंगे बुक्स की कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़ना है. देखो मैंने पूरी लिस्ट दिया है यहाँ पे बुक्स की, आप ये बुक्स ले सकते हो. NCERT बुक्स है ये. NCERT बुक्स है, मार्केट में मिल जाएंगे, आप ले लीजिए. ली के ये पढ़िए, एक साथ पूरा मत खरीदिए, धीरे धीरे. पहला अगर आप 6th के लिए 7th के लिए रहते दोनों पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर 8, 9, 10th पे जाए. अगर एक साथ सब खरीद कर आप घर पर आएगा तो वो आपको प्रेशर आएगा. जिस तरह से टेबल पर रख के प्रेशर क्रिएट होगा वैसा आपके दिमाग पे भी प्रेशर आएगा, सर पे प्रेशर आएगा. जैसे आपको हो जाएगा पहले 6, 7th का खरीदिए, नहीं मुझे 11th, 12th का पढ़ना है तो आप ये दोनों पढ़ लीजिएगा. ओके. उसके बाद रेफरेंस की बुक अगर मैं बात करूँ, जेसी लियोन सफिशेंट है. जेसी लियोन वर्ल्ड NCERT न्यू पढ़ लीजिए. अगर आपको कहीं पॉसिबल है तो वर्ल्ड NCERT भी एक बार देख लीजिए, उसमें अच्छा दिया. उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड का जो एटलस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, आपको मैपिंग के लिए
हेल्प हो जाएगा, है ना। मैपिंग पढ़ने के लिए एक लेक्चर में हम लोग मैपिंग देख लेते हैं कि आपको समझ में आएगा कि एटलस का मैपिंग किस तरह से पढ़ना होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये बुक की लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा पूरा डिटेल्स में। ओके, आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर दीजिएगा। उसके बाद ये हिंदी वाला है, हिंदी में भी देख लीजिए आप क्या क्या होता है। उसके बाद मैं एक थोड़ी सी बात बताता हूँ कि देखिए, मैंने जैसे ऊपर आपको बता दिया है कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस में एग्जामिन कमेंट, एनालाइज, इवेल्युएट, डिस्कस, क्रिटिकल एग्जामिनिंग, क्रिटिकल कमेंट, क्रिटिकल एनालाइजन, ये जो पूछते हैं ना वर्ड्स, ये वर्ड्स आने के बाद किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करना है, किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड की लिमिट होती है। अभी उन्होंने बोला कि ये वाला 150, ये वाला क्वेश्चंस है 150 वर्ड्स में बोला, तो 150 वर्ड्स में हमें पूरा एग्जामिनिंग करना होता है, उसका पूरे जांचना होता है। हाँ बाबा, यूपीएससी ने ऐसे बोला था तो ये इतने में लिखना ही लिखना है। ओके, ये थोड़ा सा मैंने मेरे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि सर ये वर्ड्स के मीनिंग्स क्या होते हैं। मैंने पूरे वर्ड्स के मीनिंग के साथ मैंने आपको मराठी और हिंदी में दे दिया है, जैसे मेरे एकदम ऊपर वाले स्लाइड में मैंने देखा है। साथ में आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक 2-3 क्वेश्चंस भी दिया है, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तीनों में मैंने तीनों फ्रेम में ये क्वेश्चंस आपको दिया। ओके मित्रांनो, आलं लक्षामध्ये? बघा, यूपीएससी जेव्हा पण क्वेश्चन्स विचारते ना, ह्या वर्डवरती खूप, म्हणजे हे जे शब्द आहे ना, ह्यावरती खूप फोकस करतात ते लोक, है ना। जैसे एग्जामिनिंग, कमेंट, एनालाइज, इव्हॅल्युएटिंग, डिस्कशन्स, क्रिटिकल एग्जामिनिंग, क्रिटिकल कमेंट, क्रिटिकल एनालाइज, हे जे गोष्ट आहेत ना, हे त्याने ह्यावरती खूप फोकस करतात। हे तुम्हाला समजण्यासाठी मी काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत। आता अहिंसा आणि सत्याग्रह या गांधीवादी रणनीतीला स्वतःच्या मर्यादा होती, ह्याचे परीशिक्षण करा, होय, म्हणजे एक्झामिनिंग करा। म्हणजे तुम्हाला पूर्ण 150 वर्डमध्येच यायला पाहिजे एक्झामिनिंग करता, है ना। जास्त सांगता येत नाही, म्हणजे तुमचे मार्क्स म्हणजे मिळत नाहीत। ओके, हे सगळं तुम्हाला मी सांगितलेलंच आहेत। एक्झाम्पल म्हणजे हे एक्झाम्पल दिलं आहे, असंच असतील किंवा मागं पुढं असतील, असंच हे असतील। ओके, जसं मी वरच्या एकदम माझ्या वरच्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला बोललो होतो ना मी, हां, ह्यामध्ये हे बघा, तुम्ही जर मराठीमध्ये बघत असेल तर ना, परीशिक्षण, टिप्पणी, परीशिक्षण करा, टिप्पणी करा, विश्लेषण, मूल्यांकन, चर्चा, समालोचन, समालोचनात्मक टिप्पणी, समालोचनात्मक विश्लेषण आणि मूल्यांकन, हे गोष्टी खूप गरज आहेत। यूपीएससीच्या क्वेश्चन पेपर तुम्ही जर बघितला तर हे वर्ड्स तुम्हाला नक्की दिसतील। ओके, हे तुम्ही बघा। तुम्हाला काय अडचण आली तर तुम्ही माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती फॉलो करून तुमचे क्वेश्चन्स मला विचारू शकता। ओके, चला मग, थँक्यू।